Hello students, good morning to all of you. How are you students? Fine? All are fine? Today we will discuss about chapter 8 Arithmetic Lines, Graph and Time Series. जो हमारा 8 चैप्टर चल रहा है, चैप्टर क्या है? Arithmetic Line, Graph and Time Series और Graph is also called Time Series. ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं? टाइम सीरीज। इससे पहली वाली वीडियो के अंदर जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या क्लियर किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ का मीनिंग क्या है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ऑफ ग्राफ, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा, या फिर रूल्स व्हाइल मेकिंग अ ग्राफ, ग्राफ को जब बनाना है तो उस टाइम कौन से रूल्स क्या किए जाने हैं, फॉलो किए जाने हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। नेक्स्ट अब हमारा जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। अब यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट नहीं बनाने, अब आप क्या बनाने वाले हो, ग्राफ के अंदर डायग्राम बनाने वाले हो। उस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ जनरल रूल्स हैं जो क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं, क्योंकि इन जनरल रूल्स को अगर फॉलो नहीं किया गया तो सामने वाले रीडर को, जो रीडर है जो वहां से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, वो उसको हम करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो जब भी आप क्या करते हो, कोई डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते, ग्राफ के अंदर डायग्राम बनाते हो, तो डायग्राम बनाते वक्त आपको कौन कौन से रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर साइज। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर साइज। जो डायग्राम है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर साइज का होना चाहिए, ना तो स्मॉल हो ना ही बहुत ज्यादा लार्ज हो, इतना भी छोटा ना हो कि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे पाए, और इतना क्या होना चाहिए, लार्ज भी नहीं होना चाहिए कि रीडर को के लिए वो क्या कर दे, कॉम्प्लेक्सिटी को अराइज कर दे कि रीडर्स को पहचान ही ना पाए, रीडर समझ ही ना पाए कि ये जो डायग्राम है मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन को दे रहा है। तो जो साइज है ग्राफ का वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर हेडिंग। प्रॉपर हेडिंग व्हाइल मेकिंग या व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ऑफ अ डायग्राम, हेडिंग शुड बी सिंपल, इजी एंड इंफॉर्मेटिव। जो हेडिंग है वो कैसी होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। इट मीन्स कि जिसको इजीली समझा जा सकता है, इस टाइप की हमारी क्या होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी ग्राफ है, हम कुछ भी वर्क करते हैं तो जो हेडिंग है, हेडिंग ही बता देती है कि आप रीडर को बता देगी कि वो आप क्या करने, आगे जो डायग्राम वो पढ़ने जा रहा है उस डायग्राम के अंदर वो क्या रीड करने वाला है। तो हेडिंग कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नेचर की नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज प्रॉपर स्केल्स। क्या करना है, प्रॉपर स्केल का यूज करना है। प्रॉपर स्केल, जब आप क्या करते हो, डायग्राम्स को क्या करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, तो उससे पहले आपको क्या कर लेना है, उस प्रॉपर स्केल्स कर लेना। प्रॉपर स्केल का मतलब है उसको नाप लेना है। सपोज आपके डायग्राम है, ये पेज है, हो सकता है कि जो ग्राफ आप बनाने जा रहे हो वो कहाँ चला जाए, ऊपर जाए। ये आपका जो स्केल है, मतलब आपने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो लिए हैं वो प्रॉपर मेजर के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इंफॉर्मेशन आप जो देने जा रहे हो वो क्या है, वेरिएबल्स उसमें इतने अवेलेबल ना, उससे ऊपर चला जाए। तो यहाँ आप देखो, सपोज ये डायग्राम है, ये डायग्राम यहाँ चला गया, तो यहाँ आप किस चीज को, रीडर को क्या बताना चाहोगे, तो यहाँ तक तो इंफॉर्मेशन है कि सपोज ये ईयर वाली प्रोडक्शन है इतना, वो ये ऊपर का क्या बता रहे हैं, कौन सा प्रॉफिट है, ये हमें समझ नहीं आएगा। तो कह रहा है कि जब भी डायग्राम बनाते हो, डायग्राम को बनाने से पहले ग्राफ को क्या कर लेना चाहिए, क्वाड्रेंट को क्या कर लेना चाहिए, प्रॉपर स्केल कर लेना चाहिए, मेजर उसका कर लेना चाहिए। फोर्थ इज प्रॉपर यूज ऑफ साइन एंड कलर ओनली। ये कह रहे हैं कि यूज ऑफ साइन एंड कलर ओनली, जहां तक पॉसिबल हो आपको उसके लिए साइन यूज करने या कलर्स ही यूज करने हैं। जैसे मैंने बताया, जब भी ग्राफ है या डायग्राम है, व्हेन अ ग्राफ एंड डायग्राम शो मोर देन 2 सेट ऑफ डाटा, जो 2 से ज्यादा सेट ऑफ डाटास को क्या करता है, क्लैरिफाई करता है, तो उस टाइम क्या यूज करें, साइन। कि साइन एक आपने क्या ली, ब्रोकन लाइन ले ली, एक डॉटेड लाइन हो गई, एक सिंपल लाइन हो गई, तो ये तो साइन हो गए। कलर, अगर आप क्या कर रहे हो कि आप ये भी यूज नहीं करना चाह रहे हो, क्या करोगे, तो इसके
जगह कलर यूज कर लेने चाहिए, जिससे रीडर को समझने में क्या हो जाए, इजी हो जाए। क्लियर हो गया? ये आपका प्रोडक्शन का है, सपोज ये आपका क्या चल रहा है, सेल का चल रहा है, और नेक्स्ट आपका किसका है, प्रॉफिट का। क्या है ये, प्रॉफिट है। तो इस तीनों लाइन, सपोज ये रेड है, ग्रीन है, येलो है, इट मींस आपने या तो साइन यूज करो, साइन यूज नहीं कर रहे तो आप क्या करो, उसके लिए प्रॉपर कलर का यूज करो। फिर है लेस यूज ऑफ वर्ड्स और फिगर। कह रहे हैं कम से कम वर्ड यूज करने हैं, फिगर यूज करने। ऐसा ना हो कि यही आप लिख दो ग्राफ के अंदर प्रोडक्शन, सेल, प्रॉफिट, तो ग्राफ के अंदर उन्हें नहीं लिखना है। ज्यादा से ज्यादा मतलब कि रेयरली केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ग्राफ के अंदर वर्डिंग यूज की जाती है, वर्डिंग को कम से कम यूज किया जाता है। इवन अगर किसी पॉइंट पर अगर कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट भी कर दे तो हम उसको ई या डी इस पॉइंट से क्या करते हैं, नोट करते हैं, बट उसको कंप्लीट नहीं लिखते। जैसे कि ई पॉइंट जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे इंटरसेक्ट करते हैं, वैसे ई पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम ना लिखकर क्या करते हैं, ई का यूज करते हैं। सपोज एक डिमांड कर्व है, वहां पूरा डिमांड ना लिखकर क्या लिखते हैं, ओनली डी। सप्लाई कर्व है, सप्लाई को सप्लाई ना लिखकर क्या लिखते हैं, ओनली एस। इट मींस ये करेगी लेस यूज ऑफ वर्ड और फिगर, कम से कम वर्ड यूज होने चाहिए, फिगर यूज होनी चाहिए। आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, साइन और कलर यूज कर सकते हो। उसने पहले क्या दिया था कि साइन और कलर यूज कर लो, बट कम से कम क्या यूज करने, वर्ड और फिगर। ये इनको ध्यान में रखना है। तो ड्राइंग द बॉर्डर, ड्राइंग द बॉर्डर, जो उसका बॉर्डर है, बॉर्डर मतलब जब आपका ग्राफ को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, अब आपने एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस, यहाँ आपने क्या बनाए हैं, इसके अंदर कर्व भी बनाए हैं। सपोज मैं कहूँ ये डिमांड कर्व है, क्या है ये, डिमांड कर्व। तो यहाँ पर डिमांड कर्व इस लाइन में कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो क्या करना है, देखो ये आपकी क्या इंपोर्टेंट लाइन है, OX और OY जो एक्सिस है वो कैसी है, इंपोर्टेंट लाइन है। तो वो क्या करनी है, ड्राइंग का बॉर्डर, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर दो, आप डार्क कर दो, जिससे शो हो जाएगा कि एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस। और जो शो हो रहा है यहाँ पर ये क्या है आपका डिमांड, क्या है डी, आपका डिमांड हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो बॉर्डर लाइन के अंदर इंपॉर्टेंट, या फिर हम ये कहें जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको क्या करना है, आपको डार्क में लिखना है, हमके बॉर्डर लाइन करनी है, उसकी प्रॉपर बॉर्डर बनाना है। फिर है कि सिंपल, जहां तक पॉसिबल हो डायग्राम कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। इतनी ज्यादा डायग्राम्स के अंदर नहीं होने चाहिए, फिर इतना उलझन भरा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला जो रीडर है उसको इजीली रीड ना कर पाए। इतना सिंपल हो कि सिंपल जो लेमैन होता है, लेमैन उसको इजीली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। बिकॉज इसमें एक मेरिट ये भी होती है कि कोई स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती रीडर को कि इस ग्राफ को रीड करने के लिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत होगी। वो सिर्फ ग्राफ को देखकर इन्फॉर्मेशन को क्या हो जाए, मिल जाए। तो कैसे होना चाहिए ग्राफ हमारा, सिंपल होना चाहिए। जैसे कि डिमांड है, ये आपका कर्व दिखाई दे डिमांड, इट मींस यहाँ क्या शो हो रहा है कि एक चीज क्या हो रही है, इंक्रीज, दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। इट मींस इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहां से होना चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट कौन चाहिए, लेफ्ट से राइट क्या होती है, OX एक्सिस, लेफ्ट टू राइट OX एक्सिस, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप क्या होती है, OY एक्सिस, बॉटम से टॉप पर क्या होगी, OY एक्सिस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ डेटा, जिन डेटास को आप इस ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करने जा रहे हो उसकी प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आप विच डेटास प्रेजेंटेड इन अ डायग्राम, कि आप कौन से डेटास को डायग्राम के अंदर प्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा ईयर है, ईयर और प्रोडक्शन, क्या ले लिया, ईयर और प्रोडक्शन। तो स्टेटमेंट क्लैरिफाई कर रही है कि 2011 में दिस प्रोडक्शन, 12, 13, 14, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन ये किसको स्टेटमेंट्स बता रही है, टेबल हमें शो कर रही है कि जो ये डायग्राम है, डायग्राम के साथ जो टेबल है, इट मींस दिस डायग्राम शो द
प्रोडक्शंस ऑफ दिस ईयर, इस ईयर की किसको शो कर रहा है, प्रोडक्शन इसको शो कर रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। जब भी आप क्या बनाते हो, डायग्राम बनाते हो, तो डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना है कि वो कैसा लगना चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव लगना चाहिए, इफेक्टिव। अट्रैक्टिव कब लगेगा, जब आप साइन और कलर को यूज करोगे। किसको यूज करोगे, साइन और कलर को यूज करोगे। इफेक्टिव कब होगा, कि जब उसके अंदर हेडिंग है वो आपकी इजी होगी। दूसरा, प्रॉपर स्केल आपने यूज किया होगा, बॉर्डर लाइंस का आपने यूज किया होगा, सिंपल होगा, तो कैसा हो जाएगा, इफेक्टिव। इट मींस एक सिंपल लेमैन क्या कर सके, उसको इजीली रीड कर सके। इस टाइप का आपका क्या होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए। देखो इससे पहले हमने रूल्स पढ़े थे किसके लिए, कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ ग्राफ। वो किसके लिए था, कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ ग्राफ। तो ये क्या जनरल रूल्स जो आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। क्लियर हो गया। क्योंकि इससे पहले क्यों बताया गया, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट ही आपकी क्या है, डायग्राम ही है। उन डायग्राम्स के अंदर देखोगे आप, कम से कम वर्डिंग यूज की जाती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ध्यान में रखा जाता है। इवन एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है, वाई एक्सिस पर आपने क्या लिया, ये प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप इसकी क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। अब है नेक्स्ट हमारा मेरिट्स ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशंस। ग्राफिक प्रेजेंटेशंस की मेरिट्स क्या हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशंस के क्या क्या फायदे हैं, आप ग्राफिक प्रेजेंटेशंस को ही यूज क्यों करते हो, आप टेबुलर में टेक्सचर्स के अंदर क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। बट आप ग्राफिक प्रेजेंटेशन को क्यों यूज कर रहे हो, बिकॉज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। जब भी डायग्राम के अंदर कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो कैसी होती है, सिंपल होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है। एक बार देखा और देखते ही क्या हो जाता है, उसको हम क्या रीड कर लेते हैं एक्चुअली में। जैसे कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, जैसे में ये डाटा किसके थे, प्रॉफिट के। तो इससे क्या शो हो रहा है भाई, शुरू में तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होता जा रहा है। इट मींस अभी प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सिंपल है ना, इस डायग्राम को देखते के साथ ही समझ आ गया कि प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बट नाउ अभी क्या है, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल भी है, अंडरस्टैंडेबल। वही अगर आपको क्या बताया, टेक्सचुअल फॉर्म्स बताया जाता कि 2000 प्रॉफिट में ये था, 11 में ये प्रॉफिट था, 12 में ये था, 13 में ये, 14 में, तो वो आपको याद नहीं रहता। तो डायग्राम के अंदर क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, इंफॉर्मेशन को क्या करना, रीड करना। दूसरा, लास्टिंग इम्पैक्ट। डायग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन देखी हुई उसका जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप उसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। मतलब कि देखो, जब भी आपको डायग्राम के थ्रू बताया जाए, जैसे कि कर्व मैंने बना दिया डिमांड का, तो आपके माइंड में रहेगा कि मैंने कर्व बनाया था जो कैसा था, लेफ्ट टू राइट जा रहा था। कैसा जा रहा था, लेफ्ट टू राइट, एक डाउनवर्ड कर्व था जिसमें जो रिलेशन भी कैसा था, नेगेटिव रिलेशन। तो आप इसको लंबे टाइम तक नहीं पूछ सकते। वही मैं इसको डिफाइन करके बताऊंगी कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड। हो सकता है कि आप 5 मिनट बाद में आपसे पूछूं, हाँ मैंने डिमांड कर्व का स्लोप क्या बताया, तो आप पूछ सकते हो। लेकिन वही मैंने डिमांड कर्व को प्लॉट कर बताया है कि ये डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड है, तो आप इसको इजीली नहीं भूल सकते। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड के अंदर वो कैसा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे टाइम तक रहता है, हम उसको इजीली नहीं भूल सकते। फिर क्या है थर्ड, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ना तो ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ना ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब ना तो ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, ना ही ट्रेनिंग की। ऐसा नहीं है कि अगर जो आपका रीडर है उसको डायग्राम पढ़ना है, डायग्राम में कोई इंफॉर्मेशन जाननी तो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए डायग्राम पढ़ने की। नहीं, सिंपल लेमैन क्या कर सकता है, डायग्राम को इजीली रीड कर सकता है। तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती और कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। फोर्थ इज अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन। सॉरी, क्या है वो, प्रेजेंटेशन। जो इसके अंदर जो प्रेजेंटेशंस का कौन सा मीन्स है, कौन सा सोर्स है, ये अट्रैक्टिव, क्योंकि कलर यूज किए गए हैं, साइंस यूज किए गए हैं और लेस वर्ड यूज किए गए हैं। इफेक्टिव क्या है, बहुत इजीली, मतलब कि हम ये कहें कि लेस कॉस्टली,
इकोनॉमिकल है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता, इसलिए आप क्या कर लोगे, उसको रीड कर लोगे। तो कैसा है, अट्रैक्टिव है, इफेक्टिव है, क्या ये प्रेजेंटेशंस का तरीका, वही टेक्सचुअल टैबुलर, वो कैसे हमारे इतने अट्रैक्टिव इफेक्टिव नहीं होते। क्लियर हो गया। सॉरी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, मोर इंफॉर्मेटिव। कैसा होता है, मोर इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको थोड़े से टाइम में मिल जाती है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल जाती है, बहुत मतलब कि छोटे से टाइम में, हम ये कहें लेस टाइम्स के अंदर क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। तो कैसा है, इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन दी एंड एंटरटेनिंग। उसको पढ़ने में या डायग्राम को बनाने में भी क्या होता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हम क्या करेंगे, लिखना कम पड़ेगा, थ्रू द डायग्राम क्या करेंगे, उसको बना लेंगे। जैसे कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी आप डायग्राम पढ़ोगे तो आपका सभी बच्चों का ये हाल हो, क्या कहेंगे, मैम इसको एक्सप्लेन करना नहीं आता। अगर आप कहो तो हम इसमें क्या कर देते हैं, डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं। वही वहां पर जैसे डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, फिर वहां पर आप आईसी कर्व पढ़ोगे, ये कर्व देखो, आईसी कर्व है, पीपीसी कर्व है, तो ये सारे कैसे हैं, एंटरटेनिंग। इनको करने में भी क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। इवन सेम ऐसे जो हमारे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स के जो पर्संस हैं उनको भी अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि लिखना कम है, वर्डिंग कम यूज करनी है और इन्फॉर्मेशन को सारे इन्फॉर्मेशन डायग्राम के थ्रू देनी है। तो कैसा हो गया, एंटरटेनिंग भी हो गया। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ एवरेज। जो हमारा डायग्राम है किसकी लोकेशन बता देता है, एवरेज की लोकेशन बता देता है। इससे प्रीवियस वाले चैप्टर की मैं बात करती हूँ, जिसके अंदर क्या था, जो हमने ऑगिव यूज किया था। जो ऑगिव थे, ऑगिव के अंदर क्या था, लेस देन और मोर देन ऑगिव। क्या था, लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव। तो लेस देन हमारा कहां से स्टार्ट हुआ था, लेस देन स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, ओरिजिन से ऐसे चला, मोर देन कहां स्टार्ट, ओवाई एक्सिस से। तो जहां पर एक दूसरे को क्या किया, उन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो वो वैल्यू किसकी थी, मीन और मीडियन की। मतलब कि आपने बिना कैलकुलेशन किए, कोई कैलकुलेशंस नहीं किए, विदाउट कैलकुलेशन आपका क्या क्लियर हो गया कि इसका मीडियन क्या है और मीन क्या है। मीन और मीडियन आप इसकी हेल्प से इजीली निकाल सकते हो, इवन आप मोड भी निकाल सकते हो। तो एवरेज को कैलकुलेट करने में भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। विदाउट कैलकुलेशन एवरेज आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। फिर है एट्थ, स्टडी ऑफ कोरिलेशन। ये जो स्टडी किस चीज की कराता है, कोरिलेशन की स्टडी। मतलब कि जब भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वेरिएबल्स को दिखा रहे, शो कर रहे हो, तो उनके बीच में रिलेशन पता चल जाता है। जैसे मैंने लेस देन ऑगिव में बताया था उस वीडियो के अंदर कि लेस देन ऑगिव के अंदर और ओवाई एक्सिस के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तभी तो ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। सॉरी, लेस देन में कैसा पॉजिटिव और मोर देन में कैसा नेगेटिव। क्योंकि जैसे जैसे आपके क्या बढ़े थे, वहां पर मार्क्स बढ़े, उसी के अकॉर्डिंग क्या बढ़ती चलेगी आपकी वैल्यू, लेस देन की वैल्यू बढ़ी। क्योंकि जब आपने सीएफ निकाला था तो हर बार एक एक वैल्यू को क्या किया, आपने ऐड किया, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हुई। दूसरा, आपके जो फ्रीक्वेंसी, जो हमके मार्क्स थे, जो एक्स सीरीज थी, एक्चुअल रेडार्स थे, वो भी क्या हुआ, इंक्रीज। वही मोर देन के अंदर क्या है, जब एक्चुअल रेडार्स क्या होते हैं आपके, इंक्रीज होते हैं, लेकिन मोर देन में टोटल करके हम क्या करते हैं, सभी को फिर लेस करते हुए चलते हैं, वहां वैल्यू क्या होती चली जाती है, डिक्रीज। या फिर सिंपल में कहें कि डिमांड के बीच में मैंने क्या सॉल्यूशन बताया, नेगेटिव। क्योंकि ये आपके किसके हैं, प्राइसेस। यहाँ क्या है, प्राइस, ये क्या हो गई आपकी क्वांटिटी। प्राइस कितने, पी प्राइस के ऊपर क्यों क्वांटिटी है। जैसे प्राइसेस क्या हो गए, डाउन, प्राइसेस गिर गए, डिमांड बढ़ गई, क्यों से क्या हो गई, क्यों। और प्राइसेस गिरे और डिमांड इंक्रीज हो गई। ये तो जनरली है, जैसे जैसे प्राइसेस गिरते हैं तो कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज, कंज्यूमर की डिमांड डिक्रीज। तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। क्या रिलेशन है, नेगेटिव। कि डिमांड का नेगेटिव स्लॉप इसीलिए तो है ना, सप्लाई। सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन है, यही मैंने क्या ले लिया, प्राइसेस ले लिया और क्या ले ली, क्वांटिटी। प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज। क्यों, देखो प्राइस इंक्रीज होते हैं, सप्लाई इंक्रीज क्यों होती है, बिकॉज प्रोड्यूसर्स मेक मोर प्रॉफिट। यहाँ प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगा, जितनी जब प्राइसेस बढ़ेंगे उतनी ज्यादा क्या करता चला जाएगा, सप्लाई करता हुआ चला जाएगा। तो सप्लाई और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव। डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा है, नेगेटिव।
तो किसको बताता है? कोरिलेशंस की स्टडी को भी ये बताता है। फिर है इसकी कुछ डीमेरिट्स भी, ऐसा नहीं मेरिट्स भी है, कुछ इसकी डीमेरिट्स भी, कुछ इसके अंदर कमियां भी हैं। वो कमियां क्या हैं? डीमेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। फर्स्ट इज लिमिटेड यूज। क्या है? लिमिटेड यूज। इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस का कैसा यूज है? लिमिटेड यूज। When the investigations या when the area of investigations is very small, so this method is more suitable. When the area of investigations is large, so large, this method, this graphical and diagrammatic method is not suitable. ये जब एरिया कैसा है? स्मॉल है, ये मेथड तभी सुटेबल होगा, अदरवाइज ये सुटेबल नहीं होगा। अगर इन्वेस्टिगेशंस का एरिया कैसा है? लार्ज है, तो लार्ज टाइप की इंफॉर्मेशन है। इन्वेस्टिगेशन का एरिया जब लार्ज है तो पूरे इंफॉर्मेशन को क्या नहीं कर सकते? डायग्राम के अंदर शो नहीं कर सकते। दूसरा, मिसयूज। इसका क्या किया जाता है? मिसयूज भी किया जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेटर्स यूज्ड फॉल्स लाइन, इन्वेस्टिगेटर्स किसका यूज करता है? फॉल्स लाइन का यूज करता है। इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट, किसके केसेस में? एडवर्टीजमेंट के केसेस में इसका ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है? मिसयूज किया जाता है। तो मिसयूज इसका क्या है? डीमेरिट्स है। ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स। क्या है ये? ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स। केवल किसको बताता है? जो प्रारंभिक निष्कर्ष है वही बताता है, नॉट फाइनल कंक्लूजन्स, नॉट शो फाइनल कंक्लूजन्स। ये क्या नहीं करता? फाइनल कंक्लूजन्स को शो नहीं करता, केवल प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स कि एक बार हमने ग्राफ को देखा और क्या कर दिया? सीधा इससे क्या कर लिया? डिसाइड कर दिया। जैसे कि मैंने कहा डिमांड और प्राइस के बीच में कैसे रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बट ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता कि कंज्यूमर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम करता है, प्राइस कम होते हैं तो डिमांड ज्यादा करता है। काफी केसेस ऐसे होते हैं कि जब ये रूल है वो क्या हो जाता है? हमारा फेल हो जाता है, जब दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन नहीं होता। तो इसने केवल क्या बताया? प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स बताया, फाइनल कंक्लूजन्स नहीं बताया कि बाद में इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। क्लियर हो गया?